नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान की सीरीज जो है वर्ग 3 के लिए हम चला रहे हैं और विज्ञान की ये जो सीरीज है इसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है, जिनमें कोशिका एवं ऊतक प्रमुख थे। उसके बाद हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पर चर्चा की थी और आज जो है हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र के प्रश्नों पर कि तंत्रिका तंत्र से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आ जाने वाले हैं या आ सकने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी मतलब विकल्प हैं उनके बारे में भी आपको बताते चलेंगे, जिससे आपकी समग्र तैयारी होती जाएगी और आपको समझने में बहुत आसानी जाएगी कि वास्तव में ये टॉपिक्स इतने आसान क्यों हैं। तो चलिए बढ़ते आज की सीरीज में और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्जु, ऑप्शन बी संवेदांग मेरुरज्जु मांसपेशी, ऑप्शन सी मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्जु, ऑप्शन डी मांसपेशी संवेदांग मेरुरज्जु। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया, पहले तो समझिए कि ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, या पहले समझेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब आपको अगर शरीर पर कहीं कुछ गर्म लग जाए या कहीं चोट लग जाए तो आपका शरीर वहां से दूर हटता है ना, या वहां से भागता है। ऐसी क्रियाओं को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया को पूरा करने के लिए आपके एक किसी विशेष अंग से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क उस चीज को ग्रहण करके उस पर निर्णय लेकर प्रतिक्रिया देकर आपके संबंधित अंग तक पुनः एक बार सूचनाओं को भेजता है। और ये पूरा जो साइकिल होता है यह कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया भी आप समझ गए और प्रतिवर्ती चाप भी, है ना। तो प्रतिवर्ती चाप का मतलब यह है कि वह पथ या वह परिपथ जिस पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है प्रतिवर्ती, और किसके संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के संबंध में, तो ऐसा परिपथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ठीक, अब बात करें कि ये प्रतिवर्ती चाप पूरा कैसे होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में सबसे पहले संवेदांग किसी भी सूचना को ग्रहण करता है और उस सूचना को पहुंचाता है कहां तक, मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। याद रखेंगे, संवेदांग ग्रहण करा सूचना और मेरुरज्जु तक पहुंचाया, मेरुरज्जु ने निर्णय लिया और निर्णय को पुनः मांसपेशी तक अपना निर्णय पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्रम है यह चलता है संवेदांग, संवेदांग, संवेदांग के बाद यह जो क्रिया आती है मेरुरज्जु में आती है, मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु वापस से निर्णय लेकर रिफ्लेक्शन भेजता है मांसपेशी तक। ठीक है, अब आप समझिए ये तीनों चीजें हैं क्या। जब आप संवेदांग क्या होते हैं, संवेदांग ऐसे अंग होते हैं जो उत्तेजना को ग्रहण करते हैं। संवेदांग क्या करते हैं, उत्तेजना को ग्रहण करते हैं, उत्तेजना को ग्रहण करते हैं, सेंसेशन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी गर्म गिलास में किसी गिलास में कोई गर्म पदार्थ रखा हुआ है, उस गर्म पदार्थ को आप अगर गलती से छू लेते हैं तो आपको गर्म लगता है। अब ये जो गर्म लगने का ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, ये संवेदांग के द्वारा कहां तक पहुंचा, मेरुरज्जु को। यानी कि इस संवेदांग ने मेरुरज्जु को यह बताया कि मैंने किसी ऐसी वस्तु को छुआ है जो अत्यधिक गर्म है। अब मेरुरज्जु जो है उस जो सूचना है उसका आकलन करेगा कि क्या यह गर्म वस्तु आपको नुकसान पहुंचाने लायक है या नहीं, उस पर निर्णय लेगा और निर्णय लेने के बाद अपना संकेत संबंधित मांसपेशी को भेजेगा। यानी कि जिस भी जगह पर आपको गर्म टच हुआ है वहां तक भेजेगा और मांसपेशी उस पर क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, है ना। जैसे आपने कोई बहुत गर्म वस्तु छू ली तो प्रतिक्रिया आपका हाथ करता है, गर्म वस्तु से आपका हाथ हट जाता है। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और इस प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न करने में जो भी चाप बनता है, जो एक पथ बनता है, सर्किट बनता है, उस सर्किट को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये आपको ध्यान रखना है कि संवेदांग से लेकर मांसपेशी तक जो भी प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया में बनने वाला एक सर्किट क्या कहलाता है,
प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल तरल का मुख्यतः कहाँ उत्पादन होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि SCF, सेरिब्रो स्पाइनल CSF स्पाइनल फ्लूइड, ये आप याद रखेंगे। CSF इसका नाम है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका उत्पादन जो है, CSF का जो उत्पादन है वह होता है कोरोइड प्लेक्सस में, यानी कि कोरोइड जालक में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कोरोइड जालक या कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, याद रखेंगे, कोरोइड प्लेक्सस इसका नाम है। कोरोइड प्लेक्सस में स्पाइनल फ्लूइड का जो है उत्पादन होता है। अब ये है क्या? कोरोइड प्लेक्सस क्या है? तो कोरोइड प्लेक्सस मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो मस्तिष्क का एक भाग जो है वेंट्रिकल, यहाँ पर स्थित होते हैं एक विशेष प्रकार के ऊतक। तो विशेष ऊतक होते हैं और ये विशेष ऊतक ही किसका उत्पादन करते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, सेरिब्रो स्पाइनल तरल का उत्पादन करते हैं। और ये जो सेरिब्रो स्पाइनल तरल है, इसका कार्य क्या है? तो सेरिब्रो स्पाइनल तरल का कार्य है मस्तिष्क को प्रमुख खनिज पदार्थों का पहुंचाना, पानी की कमी को पूरा करना और उसका ख्याल रखना, रखरखाव करना। तो ये स्पाइनल फ्लूइड जो है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत ही आवश्यक जो तरल है वह मस्तिष्क के लिए है और इसका काम मस्तिष्क की कोशिकाओं को विशेष तरह के खनिज पदार्थों को पहुंचाना होता है। और इस जो ये सेरिब्रो स्पाइनल तरल का उत्पादन होता है कहाँ पर? वेंट्रिकल में उपस्थित विशेष प्रकार के ऊतकों में, और उन ऊतकों को कहते हैं कोरोइड जालक या कोरोइड प्लेक्सस। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें और ऑप्शंस की, तो पॉन्स क्या कहलाते हैं? तो पॉन्स जो है, पॉन्स लैटिन भाषा के शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और पॉन्स का अर्थ होता है ब्रिज। पॉन्स का अर्थ क्या होता है? ब्रिज। तो ये जो पॉन्स होता है ये जोड़ने का काम करता है मस्तिष्क को, और ये जो होता है मस्तिष्क के स्टेम में पाया जाता है, तने में। ठीक है, आपको याद रखना है कि ब्रेन स्टेम में ये पाया जाता है पॉन्स। और पॉन्स का काम क्या है? तो पॉन्स का काम है नींद को नियंत्रित करना, यानी कि जागने और सोने पर नियंत्रण, जागने व सोने पर नियंत्रण करना, और साथ ही साथ सांसों पर नियंत्रण करना, श्वसन पर, सांस लेने पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये काम होता है पॉन्स का। थैलेमस की अगर बात की जाए, थैलेमस क्या है? तो थैलेमस जो होता है, थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस का काम होता है भावनाओं और प्रेरणाओं को उत्पन्न करना। तो आप ऐसी कोई चीजें देखते हैं जो जिसमें आप भावुक हो जाते हैं, तो भावनाओं और प्रेरणाओं को उत्पन्न करने का काम जो करता है वह थैलेमस करता है। और मेडुला की पिरामिड क्या होती है? तो मेडुला ओब्लांगेटा एक मस्तिष्क का जो निचला भाग होता है, मेडुला ओब्लांगेटा, उस मेडुला ओब्लांगेटा के सामने वाली सतह पर, सामने की सतह पर दो पिरामिड के समान रचना होती हैं, पिरामिड के समान रचना। यही पिरामिड के समान जो रचनाएं होती हैं वही कहलाती हैं मेडुला की पिरामिड। ठीक है, मेडुला के पिरामिड क्या कहलाते हैं? तो मेडुला ओब्लांगेटा होता है मस्तिष्क के नीचे का भाग, और उसी नीचे के भाग के जो सामने वाली दीवार होती है, उसी सामने वाली दीवार पर दो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं पिरामिड के समान, और वही दो उभरी हुई संरचनाएं कहलाती हैं मेडुला की पिरामिड। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक रक्त की आपूर्ति, ये कारण सही नहीं है। दूसरा है मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, ये बिल्कुल सही कारण है। शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना, यह भी कह सकते हैं, पर सबसे जो उपयुक्त कारण है वह है मस्तिष्क का बड़ा होना। तो बंदरों के मस्तिष्क की तुलना में
मानव का मस्तिष्क जो होता है वह बड़ा होता है, और बड़े मस्तिष्क होने के कारण उसकी जो सोचने समझने की जो प्रतिक्रिया है और बाकी सारी चीजें हैं वह बहुत अच्छे तरीके से हो पाती हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि बंदरों की तुलना में मानव जो होता है अधिक बुद्धिमान होता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, स्मृति, नियोजन और बुद्धि मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो ये जो होती है यह होती है प्रमस्तिष्क में। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, प्रमस्तिष्क में, है ना। प्रमस्तिष्क जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ना। और सबसे बड़ा भाग होने के साथ साथ इसका कार्य क्या है? तो जितने भी तरह के निर्णय होते हैं, निर्णय सोचने समझने की शक्ति, चेतना, ये सारा काम जो करता है यह प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है, और मानव मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जितनी भी तरह की मांसपेशियां होती हैं उनको संतुलित काम करने का। इसमें एक ऑप्शन है पश्च कपाल अंतस्थ। ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये इसी पर स्थित होता है, इसी के अंदर स्थित होता है। ये जो खोपड़ी का एक हिस्सा होता है, खोपड़ी का भीतरी हिस्सा, उस खोपड़ी के भीतरी हिस्से का जो पिछला भाग होता है वह कहलाता है पश्च कपाल अंतस्थ, और इसी के भीतर या इसी से लगा हुआ भाग होता है प्रमस्तिष्क। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है क्या कहलाता है? तो जो मनुष्य की आंख होती है उसमें जो प्रकाश के लिए जो प्रकाश का एक्सेप्टर जो होता है वह 2 कोशिकाएं होती हैं मनुष्य की आंख में। उन कोशिकाओं को कहते हैं शलाका एवं शंकु। शलाका एवं शंकु 2 कोशिकाएं होती जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रकाश, तीव्र प्रकाश और मंद प्रकाश दोनों के लिए उत्तरदायी होती हैं। आप बात करें अगर शलाका कोशिका की, तो शलाका कोशिका जो होती है वह आपके आंख का जो परिधीय भाग होता है उस परिधीय भाग में पाई जाती है, और ये मंद प्रकाश पर काम करती है। याद रखेंगे, यह मंद प्रकाश पर कार्य करती है, यानी कि अंधेरे में देखने का जो कार्य करती है वह करती है शलाका कोशिका। और यह जो होती है शलाका कोशिका, ये रंगों को नहीं देख पाती, और रंगों को नहीं देख पाने के कारण ही रात में हमें काला, भूरा और जो हल्का जो अंधेरा टाइप का है वह दिखाई देता है, और उनको देखने का काम शलाका कोशिका करती है। अगर शलाका कोशिकाओं की संख्या की आप अगर बात करेंगे तो मानव नेत्र में लगभग 90 से लेकर 120 मिलियन शलाका कोशिकाएं होती हैं। याद रखेंगे, 90 से लेकर 120 मिलियन शलाका कोशिकाएं होती हैं। बात करते हैं शंकु कोशिकाएं की, शंकु कोशिका की। तो ये शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये तीव्र प्रकाश में, यानी कि दिन में रंगों को पहचानने और देखने का काम जो करती हैं वो शंकु कोशिकाएं करती हैं। तो तीव्र प्रकाश में कार्य करती हैं शंकु कोशिकाएं, तीव्र प्रकाश में कार्य करती हैं। साथ ही साथ ये रंगों को देखती हैं, वह पहचानती हैं, रंगों की पहचान करती हैं। और रंगों की पहचान के साथ साथ अगर इनकी संख्या की बात करेंगे तो 6 से 7 मिलियन जो शंकु कोशिकाएं हैं वह मनुष्य की आंखों में पाई जाती हैं। और ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं मिलकर प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलती हैं। याद रखेंगे, प्रकाश को किस में बदलती हैं? विद्युत संकेत में बदलती हैं। और प्रकाश जब विद्युत संकेत में बदल जाता है तो न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है और हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं।
क्या होता है, प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है और उसी वस्तु से टकराकर उसका परावर्तन होता है। जिस रंग की वह वस्तु होती है, उस रंग, जिस भी रंग के प्रकाश को वह परावर्तित करती है, उसी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को हमारे आंख की शंकु एवं शलाका कोशिकाएं ग्रहण करती हैं और उसे विद्युत के संकेतों में बदल देती हैं। और विद्युत का संकेत जब हमारे मस्तिष्क तक जाता है तो हम उस विषय वस्तु को देख पाते हैं। अगर रात की बात है तो काम करेगी शलाका कोशिका और दिन की बात होगी तो काम करेगी शंकु कोशिका। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो अभी मैं बता चुका हूं कि सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। याद रखेंगे, अनुमस्तिष्क जो होता है सबसे ज्यादा सोचने वाला भाग होता है। सॉरी, अग्र मस्तिष्क होता है सबसे ज्यादा सोचने वाला भाग, अनुमस्तिष्क नहीं होता। अग्र मस्तिष्क सबसे ज्यादा सोचने वाला भाग होता है, क्योंकि यह जो भाग होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है मस्तिष्क का और सबसे ज्यादा जो विचार, संवेदनाएं या जितने भी तरह की प्रतिक्रियाएं हैं उसका कार्य करता है अग्र मस्तिष्क। ये आपको याद रखना। मेडुला के बारे में बता चुका हूं। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का बीच का हिस्सा होता है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर जो लाने का काम करते हैं तंत्रिकाक्ष करते हैं। याद रखना है, तंत्रिकाक्ष करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी प्रारूप में एक समान है तथा चौथा भिन्न है, उस विषम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है प्यूपिल, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी है मेडुला। तो आप देखेंगे कि ये जो प्यूपिल है, आइरिस है और कॉर्निया है, ये तीनों ही ऑप्शन मनुष्य की आंख से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये जो मेडुला है यह मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित है। मेडुला किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, ब्रेन से संबंधित है। इसलिए मेडुला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेडुला इन तीनों से अलग है, इसलिए मेडुला इसका सही उत्तर कहलाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? ये अंग है, कौन से अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? तो आपने देखा होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि थैलेमस जो है वह संवेगों पर जो है संवेगों को बढ़ाते हैं, भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, प्रेरणाओं को जन्म देते हैं। लेकिन इन्हीं भावनाओं, प्रेरणाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। यानी अब भावनाएं जो होती हैं आपकी, या जो भी प्रेरणाएं होती हैं, जो भी चेतना में जो भी चीजें चल रही होती हैं, उन सभी पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी की चर्चा हमने आपसे कर ली है। और आप सभी ऐसे ही हमारी इस सीरीज पर बने रहें ताकि और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपसे चर्चाएं करते रहें, उनके बारे में आपको बताते रहें, जिससे आपका क्विक रिवीजन होता रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। और आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।